नमस्ते, वेलकम। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और बच्चों, हम एक एक टॉपिक वाइज जैसे कि रिवीजन भी कर रहे हैं शाम वाली क्लास में, लाइव क्लास में। और इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न भी मैं आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूं, और वो भी विशेष टॉपिक से रहेंगे। जैसे अभी जो हमारी क्लास रहेगी, इसमें हम जितने भी छंद हैं, छंदों के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं रिक्त स्थान वाले, वो करने वाले हैं। और साथ ही साथ अपना जो कविता है, नाटक है, उसमें से जो है वो प्रश्न आने वाले हैं, वो भी हम इसमें करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, एक एक करके सारे प्रश्न आपको देखने हैं। और आपके सामने लिखा हुआ है दूसरा प्रश्न, पहला भी आ जाएगा, ऊपर नीचे हो गया है। लिखा है कि छंद के बीच बीच में जो थोड़ा सा ठहराव होता है ना, उसे रिक्त स्थान कहते हैं। सभी जानते हैं कि जहाँ हल्का विराम होता है, जहाँ हल्का ठहराव होता है बच्चों, वो यति कहलाता है। यति याद है ना सभी को? जहाँ कॉमा लगता है, और जहाँ भी कॉमा लगता है वो हल्का ठहराव है, और वो यति कहलाता है। आपको याद होगा कि वर्ण, मात्रा, यति, गति और तुक, ये सभी छंद के अंग हैं, और इन सभी का हमने डिटेल में अध्ययन पहले किया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, और सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको अभी डाउट लग रहा है तो अभी थोड़ा ठहरिए, एक एक करके सब चीजें क्लियर हो जाएगी। यति क्या है, गति क्या है, वर्ण, मात्रा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट है कि तीन वर्णों के, वर्षों नहीं है ये, वर्णों के हैं, तीन वर्णों के समूह को कहते हैं रिक्त स्थान। तो तीन वर्णों, वर्ण माने अक्षर का जो समूह होता है बच्चों, उसे हम गण कहते हैं। याद है ना आपको? तीन वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है। और जो छंद है ना, दो प्रकार के, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो वर्णिक छंदों में फिर ये गणों का अध्ययन जो है वो किया जाता है। हमने देखा 8 गण होते हैं टोटल। यह माता राजा भाना से लगा, ये सूत्र है, वो भी हम आगे देखने वाले हैं उसके आधार पर। तो ये जो प्रत्येक गण होता है, उस प्रत्येक गण में वर्णों का जो तीन तीन का वर्णों का समूह होता है, वो गण कहलाता है। इसलिए ध्यान रखना, अगर प्रश्न बनता है कि तीन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो गण कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक गण में रिक्त स्थान वर्णों का समूह होता है। तो एक गण में तीन वर्ण होते हैं। भैया ये क्या प्रश्न था? तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं, है ना? तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। और एक गण में तीन वर्णों का समूह होता है, तीन वर्ण होते हैं टोटल। एक गण में कितने वर्ण होते हैं भाई? तीन वर्ण होते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखो इसका सूत्र क्या है? य माता राज भानस लगा, ये इसका सूत्र है, सभी को याद होगा, ये सूत्र है। अब इसमें क्या होता है कि तीन तीन वर्णों का समूह बनता है। पहला गण बनेगा वो य माता, दूसरा गण बनेगा वो मातारा, तीसरा गण बनेगा वो ताराज, चौथा गण बनेगा वो राजभा। अब यहां से जो है ना, मात्राओं के आधार पर हम देखते हैं कि जो पहला गण बनेगा वो कहला, यह है ना, पहला वर्ण यह है, तो जो पहला गण बनेगा वो बनेगा य गण। दूसरा वर्ण म है तो दूसरा गण बनेगा म गण। तीसरा वर्ण त है तो तीसरा गण बनेगा वो बनेगा त गण। चौथा र है तो चौथा गण बनेगा वो बनेगा र गण। फिर ज है तो बनेगा ज गण। तो इस तरीके से टोटल 8 गण बनते हैं, और अंत में ये 2 शब्द बनते हैं। तो यहां पे कोई गण नहीं बनेगा, अंतिम जो गण होगा वो होगा सगण। ठीक है, क्योंकि एक वर्ण में 3 वर्णों का समूह होना जरूरी है। तो लास्ट जो गण होगा वो यगण होगा। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है, अंतिम गण कौन सा होता है, तो सगण। पहला गण कौन सा होता है, तो यगण। ठीक है, ऐसे याद रखना। अभी तो बहुत डिटेल में है, लेकिन जैसे जैसे प्रश्न करते जाएंगे वैसे सारी चीजें देखेंगे। अभी यहीं पर रुक गए तो प्रश्न नहीं कर पाएंगे अपन, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखो, गणों की संख्या कितनी होती है, तो हमने देखा टोटल 8 होते हैं गण। ठीक है, य माता राज से अगर हम शुरू करें उस सूत्र के हिसाब से, तो पहला गण यगण, दूसरा मगण, य माता तगण, राज रगण, जगण, फिर भगण। तो ऐसे जाओगे तो टोटल 8 गण बनते हैं। प्रत्येक गण में 3 वर्णों का समूह होता है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है, छठा प्रश्न है, छंद के प्रवाह को रिक्त स्थान क्या कहते हैं?
अब देखो छंद के अलग अलग अंग होते हैं, हमने देखा। एक होता है, सबसे पहला होता है वर्ण, फिर होता है मात्रा, फिर होता है यति, और फिर होता है गति, और फिर होता है तुक। तो यति हमने देख लिया, जहां कॉमा लगता है, जहां हल्का ठहराव होता है वो यति कहलाता है। और जहां उसका प्रवाह चलता है, क्या कहा है कि छंद के प्रवाह को क्या कहते हैं, छंद के प्रवाह को गति कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। गति जो है, इस गति से लयात्मकता आती है, संगीतात्मकता किसी भी छंद में आती है। तो प्रवाह को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं, और ठहराव को यति कहते हैं, ये ध्यान रखना। 7वां प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि छंद के चरणांत में, चरणांत का मतलब होता है चरण के अंत में, चरण के अंत में, अंत का मतलब क्या होता है, लास्ट में, है ना। चरण के अंत में अक्षर अथवा ध्वनि की समानता या मैत्री को कहते हैं। तो जो अंतिम पंक्तियां होती है, उस अंतिम पंक्तियों का स्वर अगर एक जैसा हो तो वहां उसे जो है ना तुक कहते हैं बच्चों, तुक। और इसे तुक बंदी भी कहते हैं ना, तुक। तो राइट आंसर आपको लिखना है, उसे क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। जैसे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो दीजिए और कीजिए, तो ये एक ही जो ध्वनि आ रही है वो क्या कहलाती है, तुक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, वर्ण या मात्रा के आधार पर छंद के भेद होते हैं। तो वर्ण और मात्रा के आधार पर अगर हम देखें तो छंद के दो भेद होते हैं, याद है ना सभी को। एक होता है वर्णिक छंद, वर्ण के आधार पर होता है वर्णिक छंद, और मात्रा के आधार पर होता है मात्रिक छंद। समझ में आया भाई, वर्ण के आधार पर वर्णिक छंद और मात्रा के आधार पर मात्रिक छंद। फिर इसके भी 3 भेद होते हैं, इसके भी 3 भेद होते हैं, और इसके भी 3 भेद होते हैं। सेम होते हैं दोनों के, खाली अर्थ वो जो बदलता है थोड़ा सा। देखो इसको, इसमें समवर्णिक, अर्ध समवर्णिक और विषम वर्णिक। उसी तरीके से सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक और विषम मात्रिक, ठीक है। ये 3 इसके दोनों के भेद होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, गीति का अगला प्रश्न है, गीति का छंद मात्रिक छंद है। तो अभी जो हमने देखा ना कि जो मात्रिक छंद होते हैं ये 3 प्रकार के हुए, इसी प्रकार वर्णिक छंद भी 3 प्रकार के हुए। तो मात्रिक में 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो देखो कि मात्रिक में एक तो होता है सम मात्रिक, एक तो होता है सम मात्रिक, एक होता है अर्ध सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक, और एक होता है विषम मात्रिक, विषम मात्रिक छंद होते हैं। तो जो गीति का होता है ना, ये गीति का सम मात्रिक छंद है बच्चों, गीति का सम मात्रिक छंद है। क्यों छंद है, सम मात्रिक क्यों है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। देखो गीति का जो छंद है ना, इसमें टोटल 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 26 होती है। तो इसलिए प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान है, इसलिए ये सम मात्रिक छंद कहलाता है। और इसमें 14 और 12 पर यति होती है, 14 12 पर क्या होता है, यति होती है, और अंत में लघु गुरु होता है। ये सारी चीजें ना, अगर गीति का छंद आया तो आपको लिखना पड़ेगा, लघु गुरु होता है। कि अगर पूछा जाए कि गीति का छंद किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे गीति का, पहले सबसे पहले ये लिखना है, गीति का जो है वो एक सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, यानी 26 होती है। इसमें 14 12 पर यति होती है, और इसके अंत में लघु गुरु होता है। फिर इसका उदाहरण अगर पूछा जाता है तो उदाहरण हे प्रभु आनंद दाता वाला है, जो हम आगे करेंगे और पहले भी हमने किया है, ठीक है। अर्धसम कहाँ होता है, जहां पहली और तीसरी और दूसरी और चौथी पंक्ति में जब मात्राओं की संख्या समान हो तो अर्धसम, और जहां पे 4 से अधिक अगर चरण हैं तो वहां पे जो है वो विषम छंद कहलाता है, उसमें मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है। नेक्स्ट देखो, गीति का छंद, गीति का छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो गीति का छंद के प्रत्येक चरण में हमने अभी देखा बच्चों 26 मात्रा होती है, ठीक है। ये एक सममात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है, और 14 12 पर यति होती है, 14 12 पर क्या होता है, यति होती है। नेक्स्ट आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, गीति का छंद में मात्राओं पर यति होती है। तो गीति का छंद में पहली यति 14 मात्राओं पर, दूसरी होती है 12 मात्राओं पर यति होती है। 14 और 12 कितने हो गए, 26। इसीलिए इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 26 वर्ण होते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे सममात्रिक छंद कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि छंद में लघु और गुरु वर्ण के संकेत चिन्ह क्रमशः। तो देखो पहले लघु का है ना, तो लघु का होता है बच्चों ऐसे खड़ी पाई करना, ये तो होता है लघु का संकेत, और गुरु वर्ण का संकेत होता है एस की आकृति।
ये परीक्षा में आया था एक बार, ध्यान रखना। और ये सारे लगभग परीक्षा में आए हुए हैं पिछले परीक्षाओं में। तो ये तो है लघु की का संकेत चिन्ह और ये है गुरु का यानी दीर्घ का। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है गीतिका छंद के अंत में रिक्त स्थान व वर्ण होते हैं। तो गीतिका छंद के अंत में बच्चों लघु वर्ण, लघु और गुरु होते हैं। गीतिका में भी और हरि गीतिका में, दोनों में लघु गुरु आते हैं। अंत में लघु गुरु आता है, अंत में ये आती है मात्रा है, अंत में लघु गुरु आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न है कि हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में मात्रा होती है। तो इसमें 28 मात्रा होती है। इसमें कितनी मात्रा होती है? इसमें 28 मात्रा होती है। हरि गीतिका में 28 मात्रा होती है, ध्यान रखना। उसमें होती है, गीतिका में होती है 26 और इसमें 2 ज्यादा होती है। तो उसमें 14-12 पे यति होती है, इसमें 16-12 पे यति होती है। इसमें 16-12 पे यति होती है। बस अंतर यही है। बाकी ये भी सममात्रिक छंद है, इसके भी अंत में लघु गुरु आता है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। बाकी सारी विशेषता सेम है, खाली 2 मात्राएं वहां पे ज्यादा होती है, इसलिए इनकी यति में पहले चरण में 2 मात्राएं ज्यादा होती है, गीतिका और हरि गीतिका में। आगे देखो, हरि गीतिका छंद में मात्राओं पर यति होती है। तो अभी देखा हमने इसमें 16 और 12 पे यति होती है। उसमें तो 14-12 पे होती है गीतिका में, और इसमें कहाँ होती है? 16-12 पे यति होती है। यति का मतलब होता है ठहराव। आगे देखो नेक्स्ट। हाँ, एक प्रश्न जो रह गया था वो यह, छंद के एक भाग को क्या कहते हैं? तो छंद का जो एक भाग होता है, एक पद होता है, उसे उसका चरण कहते हैं। चरण, इसको पद भी कहते हैं, चरण को पद भी कहते हैं, इसको पंक्ति भी कहते हैं, इसको पंक्ति भी कहते हैं, याद रखना। चरण, पद, पंक्ति भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए छंद से रिलेटेड। अभी तो बहुत सारे प्रश्न बाकी है, लेकिन अभी छंद के इतना ही करेंगे। और नेक्स्ट अब देखो, यहाँ पे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कविता लेखन के पहले उपकरण शब्द के महत्व को रेखांकित कीजिए। अगर कोई कवि जब कविता लिखता है तो वो आपको पता होगा कल्पना करता है, और कल्पना के आधार पर शब्दों का चयन करता है, और उन शब्दों को वो अपने उस पर उकेरता है, भावनाओं को शब्दों के रूप में व्यक्त करता है। तो शब्द जो है, क्या महत्व है कविता का? नहीं, शब्द का क्या महत्व है कविता में, ये बताना है। तो देखो, कविता का पहला उपकरण शब्द को माना जाता है। यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि कविता का पहला उपकरण क्या है? शब्द है। शब्द की सहायता से ही कविता लेखन का कार्य संभव हो पाता है। सही शब्दों के चयन से ही कविता प्रभावी बनती है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा पर अत्यधिक बल क्यों दिया? तो सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा पर बल इसलिए दिया क्योंकि वे प्रकृति के प्रति विशेष लगाव रखते थे। मतलब वो प्रकृति को देखो, प्रकृति में जो आपको दिखाई दे रहा है उसको शब्दों के माध्यम से उकेर दो, ये बल इन्होंने जो है वो दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न है कि छंद के अनुशासन की जानकारी कवि के लिए जरूरी है, क्यों? भाई, जो भी कवि होता है ना, उसको छंदों का पता होना चाहिए। अगर वो दोहे की रचना कर रहा है तो दोहे में कितने वर्ण होने चाहिए, वर्णिक है तो, अगर मात्रिक है तो कितनी मात्रा होनी चाहिए, कहाँ यति लगेगी, कहाँ गति होगी, तुक कैसा रहेगा, ये सारी चीजें कवि को पता होनी चाहिए, जरूरी है। क्यों? क्योंकि छंद के अनुशासन की जानकारी से होकर कवि के लिए गुजरना जरूरी है, तभी अलंकारिक लय का निर्वाह संभव हो पाएगा, अलंकारिक भाव आ पाएगा, सौंदर्य बढ़ पाएगा, उसका एक लयात्मकता उसमें आएगी। तो इसीलिए कवि के लिए, जो कविता लिखता है उसके लिए जरूरी है छंदों की जानकारी होना। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाटक में संपूर्णता किससे आती है और क्यों? संपूर्णता का मतलब होता है कि कोई भी नाटक है ना, उसमें पूर्ण रूपता कब आती है और क्यों आती है? तो नाटक में संपूर्णता मंचन से आती है। मतलब कोई भी नाटक लिखा, अगर उसका मंचन नहीं हुआ, मतलब मंच पे जब तक उसको दिखाएंगे नहीं, तब तक वो नाटक पूर्ण नहीं माना जाता है। नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि इसमें पढ़ने, सुनने और देखने का अनुभव प्राप्त होता है। जैसे कहानी है तो हम उसे पढ़ करके या सुन करके आनंद ले सकते हैं, कविता है तो उसे भी हम पढ़ करके या सुन करके आनंद ले सकते हैं। लेकिन नाटक को पढ़ने से उतना आनंद नहीं आएगा जितना देखने से। देखने से हमें सुनाई भी देगा, चित्र भी दिखेंगे और सही संवादों का पता भी हमें चल पाएगा। तो ये सारी चीजें वहां पे हमें पता चल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि नाटक लेखन में समय का बंधन क्यों आवश्यक है? बच्चों, लिखना कि नाटक लेखन में समय का बंधन इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे नाटक में लय,
तनाव और गति आती है। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी और इसी तरीके से हमारी क्लास लगातार चलती रहेगी। मैं आपके लिए नई नई क्लासें अवेलेबल कराऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, टॉपिक वाइज हम एक एक टॉपिक का रिवीजन भी कर रहे हैं। शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास होगी और इसके बाद जैसे ही हमारा हिंदी साहित्य का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, शानदार ढंग से हम कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कराएंगे, विशेष करके BSTC और चतुर्थ श्रेणी की। तो जो बच्चे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो लगातार हमारे साथ बने रहें। नए चैनल पे करेंगे, उसके लिए हम नया चैनल बनाएंगे, उसका आपको लिंक शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे मुझे मैसेज करना। नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करोगे तो वहां पे आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का। उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो नया चैनल बनेगा उसका लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। उस वीडियो का लिंक भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। इस पे नहीं करेंगे तो आपको वो कैसे मिलेगा फिर क्लास। ठीक है, इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। कैसी लगी आपको ये क्लास मुझे जरूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।